नमस्कार। देश दुनिया से जुड़े असली मुद्दों पर विचार मंथन के कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान त्रिपाठी। तो चौपाल चर्चा में सबसे पहले हम हाथरस के बिटिया को श्रद्धांजलि देते हुए उसकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। साथ ही सरकार से इस बात की मांग करेंगे कि उसके दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और जल्दी सज़ा दी जाए, ताकि लोगों का विश्वास बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में मजबूत हो सके। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिद्धांत दरअसल भारतीय विचार परंपरा से ही निकला है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, वहाँ देवताओं का वास होता है। तो उत्तर प्रदेश में तो देवताओं का ही वास होता रहा है। गंगो जमन संस्कृति तो बात की बात है, राम जन्मभूमि वहीं है, सब कुछ है। जब से राम मंदिर हुआ है तब से पूरे उत्तर प्रदेश को अयोध्या हो जाना चाहिए था, लेकिन संयोग या देवयोग कहें या दुर्योग कहें कि लखीमपुर की बिटिया भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के तहत नहीं बचाई जा सकी। वो भी निकली थी अपनी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए साइकिल से, और उसकी लाश खेतों में मिलती। इन सब का जिक्र यहाँ इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ये जो हमारा सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसके ऊपर हमने जिसके कंधों पे नैतिकता का बहुत बड़ा बोझ रख दिया है, या हमने अपने आँखों पे पट्टी बांध ली है गांधारी की तरह कि नहीं मीडिया है तो सच है, जैसे मोदी है तो मुमकिन है, वैसे मीडिया है तो सच है। और वो मीडिया के लिए हाथरस की बिटिया बड़ी खबर नहीं होती, कंगना राणावत का छज्जा बड़ी खबर होती। आज पोस्टमार्टम के बाद एम्बुलेंस हाथरस की बिटिया को लेके निकल जाती है दिल्ली से, उसके पिता और भाई यहाँ पर बैठे रह जाते हैं, उनको ना रिपोर्ट दी जाती है, ना बताया जाता है कि बेटी की लाश कौन कहाँ कैसे ले जा रहा है और कहाँ चली गई। लेकिन कंगना रनावत जी की कार का पीछा होता है, रिया चक्रवर्ती की कार का पीछा होता है। कंगना जी के लिए कितना भावुक हो जाता है मीडिया, चीख पुकार मचाता है। तो दरअसल असल मुद्दों से भटक रही है पत्रकारिता, और इसीलिए राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय पत्रकारिता सुधार दिवस मनाया जा रहा है। पत्रकारिता दिवस तो कुछ दिन पहले मनाया जा चुका है, सुधार दिवस मनाने की नौबत आ गई। लेकिन सवाल सिर्फ पत्रकारिता के सुधार का नहीं, पत्रकारिता प्रोडक्ट है और बेसिकली बिजनेस है मीडिया, और ये भी एक धंधा है दूसरे धंधों की तरह, जैसे राजनीति धंधा है। लेकिन हमारे देश जो राष्ट्रीय पाखंड का शिकार है, ये पाखंड जो आप देखते हैं जिसकी वजह से ईश्वर को मंदिरों में कैद कर दिया गया था, भगवान को छुड़ा के संत कवियों ने आज़ाद कराया, और गरीब और दलित और जो अवर्ण थे उन तक उनकी पहुंच तैयार की, और कठौती में गंगा जैसी अवधारणा रैदास कबीर जैसे संत कवियों ने दी। तो वो राष्ट्रीय पाखंड आज तक है, हर चीज में है, लोकतंत्र में भी है, लोकतंत्र के चारों स्तंभों में भी है। अभी आप देख चुके हैं विधायिका का किस तरीके से वहाँ लोक और तंत्र का महाभारत चल रहा था। कार्यपालिका में आप देख ही सकते हैं कि हाथरस के बिटिया को किस तरीके से इंसाफ मिल रहा है कि पहले ये उसको स्वीकार करने को ही सरकार तैयार नहीं थी, उसे फेक न्यूज़ मान रही थी। और न्यायपालिका के बारे में इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो आस्था का विषय है। अब आस्था के विषय को लेके, आस्था का विषय भी न्याय के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। वो तराजू नहीं है, तौलता नहीं है, आंखों में पट्टी बांध के आस्था के आधार पर भी फैसले किए जाते हैं, किए गए हैं और कह के किए गए हैं। तो खैर
उसके बाद जो चौथा स्तंभ है मीडिया, तो उससे ही हम क्यों उम्मीद करें, जहाँ लाला जी खुद तराजू लेके बैठे हैं वहाँ हम उम्मीद करें कि सारी चीज़ें बड़ी साफ सुथरी होगी और वो रामनामी पहन के मुख में राम बगल में छुरी राजनेताओं की तरह करेंगे? जी नहीं। उसके लिए वो दो चार रख लेते हैं संपादक, जो अपनी छवि गढ़ते हैं, जो बाद में उपसभापति तक बनते हैं, ऐसे रखे जाते हैं, पाले जाते हैं उनकी छवि। और लेकिन काम क्या होता है? सरकारी विज्ञापन लाना और वो खबरें न चलाना, खबरें न चला के पैसा कमाना। क्षमा कीजिएगा, मैं अपने ही पेशे के प्रति बेईमान हो रहा हूँ, लेकिन ये सच किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि अब हम पेड न्यूज़ के ज़माने तक जा चुके हैं। दरअसल इन सब का कारण क्या, इसको समझना पड़ेगा। दरअसल अब सूचना समाचार या मीडिया ये पूरा पॉलिटिकल वेपनरी सिस्टम हो गया है। मीडिया मर्सनरीज हो गए हैं, आर्टिलरी कवर दिया जाता है, और किस तरीके से एम्यूनिशन सप्लाई होता है। एम्यूनिशन क्या है? सूचना समाचार। और फिर उसमें डिसइंफॉर्मेशन का कैंपेन होता है, जिससे शत्रु की सेना में गलत खबर फैला के अचानक उनको तितर बितर कर दिया जाता है, वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। वो स्थिति, ये सारा तरीका अपनाया जा रहा है। और आप देख ही रहे हैं किस तरीके से मीडिया मर्सनरीज, उनके कमांडर इन चीफ चीन से मुकाबला कर रहे हैं स्टूडियो में बैठ के। अगर आप जरा से उन्हें आज़ादी दे दें तो जा कर के वो वार भी लड़ सकते हैं। इसमें कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। ये वही मीडिया है जो अवॉइड करता है, ये शुरू में ये कहता है कि रेप नहीं हुआ, फिर वो कहता है कि रीढ़ की हड्डी हाथरस की बिटिया की नहीं टूटी, जो ये कहता है कि जीभ काटी नहीं गई, जीभ कट गई, और आखिर में उसे फेक न्यूज़ बता दिया जाता है। तो ये मीडिया और राजनीति का मिला जुला खेल है सबसे बड़ा, जिसमें हाथरस की बिटिया को या लखीमपुर की बिटिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पाखंड से इन घटनाओं को ढका जाता है और वोट बैंक की राजनीति की जाती है। तो इसलिए राष्ट्रीय मीडिया के व्यापारिक चरित्र पर बात करना आवश्यक है। ये पॉलिटिकल वेपन दरअसल कनपट्टी पे गन की तरह है। कनपट्टी पे गन रख करके पूछा जाता है चूज करो, बुलेट लोगे कि वॉलेट लोगे। वॉलेट में सरकारी ऐड है और सीबीआई, ईडी और एनसीबी, ये सब बुलेट हैं। क्या पसंद है? नहीं पसंद हो तो साइड में खर्चा पानी ले लीजिए। पिछले साल 3 मीडिया हाउसेस को खर्चा पानी दे दिया गया। तीनों बेचारे मरहूम हो गए विज्ञापन से। महरूम तो नहीं हुए, लेकिन महरूम हो गए विज्ञापनों से। दरअसल इसके बाद मीडिया हाउस अपनी आर्थिक दुर्दशा का गुणगान करता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि मीडिया कभी भी घाटे का सौदा नहीं रहा। खबर न चलाने के माध्यम से लाइसेंस, कोटा, परमिट, तमाम दूसरे व्यवसाय और अनुदान की भूमि, इन सब के माध्यम से रियल एस्टेट का डेवलपमेंट, शराब के धंधे, चीनी के धंधे, जिस तरीके से इनको महान मीडिया कॉन्ग्लोमेरेट बनाते हैं, वो हम लोगों के सामने छिपा नहीं है। किस तरीके से मीडिया और राजनीति का जोड़ा काम करता है। और कहा, गोविंदाचार्य जी कहते हुए कि मीडिया राजनीति के सहचरी है। तो जो उसमें बुराइयाँ हैं वो यहाँ भी आती हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ भी देखी जाती हैं। यहाँ पर कहने की, यहाँ जो चिंतन की बात यह है कि इस समय जो पहले राजनीति होती थी, जिसमें 2 विचारों का संघर्ष होता था और जनता पर छोड़ दिया जाता था, और पत्रकार का काम और मीडिया का काम उन खबरों को पूरी ईमानदारी के साथ जनता के सामने यथावत प्रस्तुत करना, साथ में सही दृष्टिकोण भी प्रदान करना, ये हुआ करता था। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। अब पूरा ठेका लिया जाता है साहब, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो पूरा ठेका लिया जाता है। 1.5 करोड़ 2 करोड़ इस तरीके का ठेका होता है। और जो मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संपादन के सिलसिले में इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में देखता भी रहा, किस तरीके से प्रबंधन
प्रबंध इस तरीके के डील करता रहा है, और उसमें 5 खबरें किस तरीके की होंगी, उनका एंगल कितना हो, कैसा होगा, किस खबर को किसके विचारों के साथ ख़त्म किया जाएगा और किन को बुला के बिठाया जाएगा, किस तरीके से माहौल रचा जाएगा, ये सुबह से शाम तक का पूरा ठीकरा तैयार होता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय में इन दिनों होता है, सुबह से हेडलाइन कैसे बदलवानी है। मान लीजिए हाथरस की बिटिया की खबर आती है तो उसको गिराने के लिए एनसीबी से क्या करवाना है, वहाँ अपने राकेश अस्थाना जी बैठे हुए हैं, अस्थाना जी को इशारा हो जाता है खबर आज खबर के ऊपर एक खबर चढ़ाओ, ज़रूरी है। तो ये सब मीडिया मैनेज, इन सब कलाओं में तो हमारे कलाधर जी बहुत पारंगत हैं, इसमें तो अद्भुत है उनकी लीलाधर हैं वो। तो मीडिया के का ये इस्तेमाल दूसरी पार्टियां उतना बढ़िया जानती नहीं रही हैं। फिर उसमें क्या हुआ कि डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया, नोटबंदी कर दी गई, तो बची खुची ताकत की भी उनकी ख़त्म हो गई, और खुद सत्तारूढ़ पार्टी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। मीडिया हाउसेस उनके पीछे चलने लगे, जो चलने के लिए तैयार ही थे। अंततः स्थिति ये हो गई है कि आज राष्ट्रीय पत्रकारिता सुधार दिवस नाम की एक सोशल मीडिया में मुहिम युवा वर्ग चला रहा है। उसको इतना ज़्यादा हताश हो चुका है बेरोजगारी, महामारी, मंदी, गरीबी, स्वास्थ्य सेवाओं के हालत की वजह से कि वो अब मीडिया पर अविश्वास करने लगा है। जगह जगह मीडिया कर्मियों के ऊपर हमले शुरू हो गए, और अगर हम नहीं सुधरे तो वो दिन दूर नहीं कि जब हमको बताने में डर लगेगा कि हम मीडिया से हैं। ये जो पैसे की हवस है, ये बुलेट और वॉलेट जो रखा है, तो जब वॉलेट मिल रहा हो तो बुलेट का खतरा कौन उठाएगा, आप बताइए। जिन 2 संस्थानों ने उठाया, तीसरा सुधर गया था, तो जिन 2 संस्थानों ने उठाया वो भुगत रहे। पिछले 5 साल भुगता, अब अगले 5 साल भुगतेंगे। तो इसलिए ये परिस्थितियां, तो ये डिसइंफॉर्मेशन का जो आपस में वैचारिक संघर्ष ने ये स्थिति बना दी है कि अब पहले ये होता था कि 5 वर्ष एक पार्टी शासन करती थी तो अगले 5 वर्ष वो करती थी, ये उनकी कमियों को, लेकिन अब कमियों पर बात करने का नहीं है। प्रतिद्वंदिता, रेवेंज, एवेंज और वेंडिटा की पॉलिटिक्स होती है, बिलो द बेल्ट हेड करने की राजनीति होती है, और उसके लिए किसी भी हद तक जाने की राजनीति होती है। और अब तो एनटीआरओ की सूचनाओं का भी इस्तेमाल होने लगा है। जिस तरीके से बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू चल रहा है, उसमें कब किस शख्स को खबर बना दिया जाएगा, ये तो भगवान या उसका भाग्य विधाता भी नहीं बता सकता। तो ये राजनीति का रूप इसलिए आ रहा है, जैसा समझा जा सकता है कि एक राजनीतिक दल देश का प्रमुख उसको हटाकर उसकी जगह पर एक दूसरा राजनीतिक दल अपनी जगह बनाना चाहता है। वो राष्ट्रवाद, आतंकवाद से लड़ाई, पाकिस्तान से घृणा और मुसलमानों के प्रति बैर और वैमनस्य के भाव को पिछले 95 बरस से पोसता आ रहा है। दिलों में आग जलाने का काम करता रहा है, दिलों में प्रेम का दिया जलाने का नहीं, घृणा की आग जलाने का काम करता आ रहा है। आ रही है वो विचारधारा। तो वो विचारधारा पनपते पनपते आज इस स्थिति में आ गए कि इस देश के बहुसंख्यक समाज को ध्रुवीकरण कर दिया। जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तब बड़े विश्वास से लोग कहा करते थे कि इस देश में कभी हिंदू का ध्रुवीकरण नहीं होगा, हिंदू किसी अन्य धर्मों की तरह एन मास एन ब्लॉक वोटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो बौद्धिक हैं, वो समावेशी गंगोजमन संस्कृति में विश्वास करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अंततः वो ध्रुवीकरण हुआ, और ये ध्रुवीकरण इस देश को हिंदू राष्ट्र तक न पहुंचा दे या अघोषित रूप से हिंदू राष्ट्र बना दे। खतरा यही है, क्योंकि 2 सांप्रदायिकताएं एक दूसरे को मजबूत करती हैं, और हमारी पत्रकारिता अभी इन्हीं सांप्रदायिकताओं के हाथों में खेल रहे हैं। ये दोनों सांप्रदायिकताएं समावेशी बात करने वाले, भाईचारे की बात करने वाले, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, इन सब का ये जो सांस्कृतिक विविधता है, इनके बीच की जो भावना है, लगाव है, ये प्लूरलिटी है,
हमारे कल्चर की, इसको समाप्त करने की स्थिति में है। और इसको, इन परिणामों को जाने बगैर मीडिया इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका, एक राजनीतिक विचारधारा को अपने फाइनेंशियल फ़ायदे के लिए, अपने मुनाफे के लिए मीडिया ऑर्गेनाइजेशन मर्सनरीज़ की तरह काम कर रही है। और उसमें पत्रकारों को दोष देना ठीक नहीं है। पत्रकार तो ताश के पत्तों की तरह फेंटे जाते हैं, ज़रूरत पड़ने पे नौकरी पे बड़ी पदों पे बिठवाए जाते हैं, एंकर बनवाए जाते हैं, या कोई एंकर पथ से भटक जाए तो उसे नौकरी से निकलवाया जाता है। कुछ मीडिया के संपादकों पे मुकदमे ला दे जाते हैं, उनको अदालतों में खड़ा करवाया जाता है, और कुछ को तो यूएपीए में, जेल में भी डाल दिया जाता है, जिसमें वो लंबे वक्त तक सड़ते रहे। तो ये परिस्थितियाँ, ये अलग बात है कि जैसे जिस व्यक्ति को पकड़ा जा रहा है, ऐसे व्यक्तियों को, वो उनमें से वो व्यक्ति खुद भी सत्ता के ही एक संस्थान से जुड़ा रहा। खैर, ये सब तो विचार की बात है, लेकिन सबसे बड़ा दुख ये है कि फिर इस मीडिया को सुधार कैसे हो, कैसे, जब उसके पीछे पैसे की हवस है। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात, जो सबसे एक बहुत आशावादी कदम जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया है, वो था सुप्रीम कोर्ट ने जब सुदर्शन के मामले में, सुदर्शन में जो यूपीएससी जिहाद नाम के कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए जो याचिका आई थी, उस याचिका पर विचार करते हुए उसने इस बात को गंभीरता से महसूस किया कि मीडिया हाउसेस में शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, उनको रेवेन्यू कितना हो रहा है, सरकारी विज्ञापन कितना मिल रहा है, उन पर किस किस का मालिकाना हक है, उसके अलावा क्या वो उस सरकारी विज्ञापनों के हकदार हैं। इन सब की भी गंभीरता से पड़ताल करने की आवश्यकता को महसूस किया। अब आगे सुनवाई फिर होने वाली कुछ दिनों में, और सरकार को मानना पड़ा है कि नियमों का उल्लंघन करते हुए इस तरीके का कार्यक्रम चलाया गया। सरकार समझ चुकी थी अदालत का रुख, इसलिए इस बार उसने नरम रवैया अपनाया। जबकि यही सरकार कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय मीडिया को, सुदर्शन समेत सारी राष्ट्रीय मीडिया को दूध का धुला बता रही थी और कह रही थी कि ज़रूरत तो सोशल मीडिया को नियंत्रित करने की है। जिस सोशल मीडिया में राजनीतिक दलों ने 10-10 हज़ार घृणा प्रचारक उतार दिए हैं, 15 हज़ार से लेके 50 हज़ार तक के, और ये अभी नहीं, 2013-14 से काम चल रहा है। गुजरात से लेके देश के बहुत सारे हिस्सों में, बहुत सारे सांसदों, मंत्रियों के बंगलों में, उनके कार्यालयों के बगल के कमरों में इस तरह के बच्चों को बिठा करके इस तरीके की वैमनस्य वाली हेट फॉर प्रॉफिट कंटेंट, हेट कंटेंट डेवलप कराया जा रहा है। तो ये जो हेट कंटेंट कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ हेट फॉर प्रॉफिट है, तो हेट फॉर प्रॉफिट पर वो रखने के लिए, नियंत्रण करने के लिए और पत्रकारिता और मीडिया को सुधारने के लिए इनके टीआरपी के तरीकों के भी विश्लेषण की ज़रूरत है। जो बिकता है वो दिखता है कि सिद्धांत पर गौर फरमाने की ज़रूरत है कि ये हमें किस हद तक ले जाएगा। क्या ये नग्नता, यौन संबंध और इस तरीके के पोर्नो टाइप के कवरेज को कहीं बढ़ावा तो नहीं दे रही है, अपराध को बढ़ावा तो नहीं दे रही है ये नियत, ये लालसा। तो व्यापार की लालसा के साथ एक सीमा हो, उसके अलावा उनके पैमाने भी अलग हों, मनोरंजन के पैमाने अलग हों, मनोरंजन की चीज़ों को मूल्यांकन के लिए कसौटी अलग हो, और इसी तरह समाचार के पैमाने अलग होना चाहिए। तब जाकर के स्पष्ट होगा। और सबसे बड़ी बात ये देखा जाए कि समाचार चैनलों और समाचार माध्यमों की फंडिंग को लेकर के और स्पष्ट तरीके से एक नीति लाई जाए। जिस तरीके से बीबीसी के साथ होता है, वो स्टेट फंडिंग से चलने वाला है, ताकि उस पर सरकार या कोई भी उसे बहुत प्रभावित न कर सके। तो चौपाल चर्चा में आज इतनी ही बात। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।
और हमारी इस कोशिश को प्रोत्साहन देने के लिए कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को जो है चौपाल_इंडिया। साथ ही खबरों और विश्लेषण के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट choppalindia.com। धन्यवाद।